नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, हमारे द्वारा एक ही प्रयास किया जा रहा है, वो ये कि कम समय में आपको अधिकाधिक मैटर दिया जाए, शानदार क्वालिटी से दिया जाए और वो नोट्स बना करके आपको डायरेक्टली दे दिए जाएं, जिनको आप बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करते या फिर शायद नहीं कर पाते उस सिलेक्शन के रूप में, क्योंकि बहुत सा प्रयास करने के बाद हम यहाँ पर ये चीज़ ला पाते हैं। साथ ही मैं आपसे एक बात और कहूँगा, वो ये कि जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे ये चीज़ आपको यथावत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है भौतिक स्वरूप का रेगिस्तान का जो क्षेत्र है, यानी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है, उसके ऊपर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझना है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्दावली है, उनको पहले देख लेते हैं। मरु, मेरु और माल। देखिएगा, मरु का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्र, मेरु का मतलब है जो अरावली पर्वतीय क्षेत्र है ना, ये क्या है, मेरु है। तो मरु फिर मेरु, और उसके बाद में तीसरा जो आता है वो माल है। तीसरा क्या है, माल, ये आएगा ये क्षेत्र। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, मरु, मेरु और माल। ठीक है, इन तीनों को क्रम से आप ध्यान में रख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको देखते हैं, और वो टॉपिक क्या है, वो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। निश्चित रूप से आप सबको मालूम है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, तेथिस सागर का अवशेष। ये बात हमें अच्छे से समझनी होगी। देखिए, गुजरात के कच्छ से लेकर के, और ये जो पूरा क्षेत्र बनता ना राजस्थान का, उसके बाद में हरियाणा पंजाब का कुछ क्षेत्र हो सकता है कि हम उसे आज की तारीख में मैदानी क्षेत्र में काउंट करते हैं, लेकिन ये ऐसा अनुमान है कि ये पहले क्या था, तेथिस सागर का, और सीधा हिमालय तक जाता है। फिर हिमालय खुद तेथिस सागर का हिस्सा। ठीक है, तो इस प्रकार से सारा का सारा क्या माना जाता है, तेथिस सागर ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भूगोलवेत्ता पूरे प्रमाण के साथ ये बात हमें समझाते हैं और हम मानते हैं इस बात को। ठीक है, तो उसी प्रमाण में से बात निकल करके आती है, और यहाँ पे जो झीलें हैं वो झीलें इस बात को साबित भी करती हैं। ठीक है ना, सांबर है, वो खारे पानी की झील है, तो ये बात इस प्रकार से सांबर के साथ साथ जो भी पश्चिमी राजस्थान की झीलें हैं, ज्यादातर झीलें वो सब क्या है, खारी हैं, और इस बात को प्रमाणित वो कर देती है। इसलिए ये निश्चित रूप से किसका है, तेथिस सागर का अवशेष है। दूसरी बात, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी इंडिया का तो क्या है, यही डेजर्ट है, यही रेगिस्तान है, इसलिए निश्चित रूप से क्या है, ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। दूसरी बात, पश्चिमी रेतीली भूमि, ये भी पक्की है, राजस्थान के हिसाब से तो पश्चिमी पड़ता है, तो पश्चिमी रेतीली भूमि है। अब यहां एक शब्द और है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक, अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी हिस्सा। ध्यान से समझना इस बात को। देखिए, राजस्थान के इस साइड में क्या है, अफ्रीका। आगे जाएंगे ना अपन, तो यहां से आगे जाने के बाद पाकिस्तान होते हुए, इराक, ईरान से जाते हुए अफ्रीका तक जाएंगे हम। तो उस अफ्रीकी मरुस्थल, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल। उस अफ्रीकी मरुस्थल का नाम है ग्रेट पैलियो आर्कटिक, और उस ग्रेट पैलियो आर्कटिक जो अफ्रीकी मरुस्थल है, उसका ये राजस्थान कौन सा हो गया, पूर्वी हिस्सा हो गया। निश्चित रूप से राजस्थान तो उसके तो पूर्व में पड़ता है, तो ये उसका हो गया पूर्वी हिस्सा। अब तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि पश्चिमी जो अफ्रीकी मरुस्थल है उसका राजस्थान क्या है, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जो है वो उसी अफ्रीकी मरुस्थल का हिस्सा है। अब बात आती है कि कितना आंक है राजस्थान का, जो ये क्षेत्रफल है वो कितना आंक है। ठीक है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर मतलब पूरा सारा आ गया ये। ठीक है ना, जितना राजस्थान में है ना, सारा मरुस्थल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में आ लिया। अब देखते हैं जलवायु कि जलवायु के हिसाब से देखें तो शुष्क है और अत्यधिक विषम है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अत्यधिक विषम कैसे है, देखिए 0 से 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब एक बात बताओ कि जब हम 0 से 25 और 25 से 50 की जब हम बात करते हैं, तो ये तो हमें पक्का है ना कि राजस्थान में कहीं भी कितनी बरसात हो सकती है। इसका एक कहानी के रूप में, एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि एक बार क्या हुआ कि राजस्थान के चूंकि पश्चिमी हिस्से में बरसात कम होती है, तो एक बार बाड़मेर में क्या होता है कि 2-4 साल लगातार बरसात नहीं हुई, तो 5 साल तक, जब 4-5 साल तक नहीं हुई, तो 4-5 साल के जो बच्चे थे ना, वो बरसात के समय, यानी जब बरसात स्टार्ट होने वाली थी उस समय बाहर घूम रहे थे, और जैसे ही बरसात गिरी और वो सब दौड़ करके अपने घरों में आ गए
और उन्होंने कहा कि क्या मालूम क्या गया, तो गार्जियंस के बात कही क्या कि बाहर तो बहुत भयंकर स्थिति हो गई और आसमान से क्या मालूम क्या गिर रहे हैं, पानी की तरह क्या मालूम क्या गिर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखी नहीं थी बरसात। तो राजस्थान तो वो है, ठीक है ना, जहां पर कभी कभार बरसात देखने को मिलती है पश्चिमी हिस्से में। तो इसलिए पूरी क्या है, ये निश्चित रूप से कैसा है, अत्यधिक विषम इलाका है, अत्यधिक विषमता इसमें पाई जाती है। अब हम बात करें मिट्टी की, तो रेतीली बालू है, यहाँ बालू मिट्टी है, रेतीली है, तो रेतीली और बालू मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब हम बात करें इतने क्षेत्र के बाद और इतनी साधारण जानकारियों के बाद अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि देखिए, राजस्थान को अगर आबादी और घनत्व के हिसाब से देखें ना, इस पश्चिमी रेगिस्तान को आबादी और घनत्व के हिसाब से देखें तो विश्व में सबसे ज्यादा आबादी और सबसे ज्यादा घनत्व रखने वाला रेगिस्तान है पूरे विश्व में। अगर सारे रेगिस्तानों को देखेंगे ना तो विश्व के अंदर सभी रेगिस्तानों से सबसे ज्यादा यहां पर क्या रहती है, आबादी और घनत्व रहता है। दूसरी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जैव विविधता भी यहां पर बहुत है, मतलब बहुत का मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, पेड़ पौधे खूब हैं, तो उसी प्रकार से जीव जंतुओं की मात्रा, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। और इसलिए ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक ऐसा रेगिस्तान है ये कि विश्व में सर्वाधिक मात्रा के अंदर यहां पर बायोडाइवर्सिटी यानी जीवों की विविधता पाई जाती है। और जीव विविधता पाई जाने के साथ साथ रुक्ष क्षेत्र, ये कैसा क्षेत्र है, रूखा क्षेत्र। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि जैव विविधता, ये प्रश्न ऐसा था कि राजस्थान को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं क्योंकि। ठीक है, फिर उसमें क्या लिखा, पहला ऑप्शन था पेड़ पौधे ज्यादा हैं, दूसरा ऑप्शन है कि ये सूखा और रूखा क्षेत्र है। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन आया ना, वो ऑप्शन क्या था, जैव विविधता, ये जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र है। तो उसका सही उत्तर भी यही था। हालांकि दोनों ऊपर वाले सही से दिखते हैं, लेकिन सही उत्तर यही था, जैव विविधता के कारण से क्या कहते हैं, रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आती है बालू का स्तूप। निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, बालू का स्तूप है। और बालू का स्तूपों की बात करें तो राजस्थान के 3 प्रमुख बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन कौन से, बरखान, पैराबोलिक और रेखीय। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात एक ध्यान रखनी है आपको कि बरखान और पैराबोलिक एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, बरखान जो होता है ना वो अर्धचंद्राकार है, एक तलवार की तरह मान लीजिए। ठीक है, अर्धचंद्रमा, ठीक है, इस प्रकार का है। और पैराबोलिक जो है उसके जस्ट उल्टा, जैसे ऐसे क्या हुआ, जैसे अगर मैं बात करूं कि इस प्रकार की आकृति लिए हुए तो कौन सा है, ये बरखान, ऐसी आकृति। और अब इस प्रकार की आकृति उल्टी, ऐसे आकृति अगर देखें तो वो कौन होगा, पैराबोलिक, उल्टी। ठीक है, उल्टी आकृति बोल सकते हैं, मतलब जस्ट विपरीत। अब एक बड़ी बात सुनना, राजस्थान में ज्यादातर फेमस नाम कौन सा है, बरखान। लेकिन वास्तव में अगर देखें ना तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के बालू का स्तूप है, पैराबोलिक प्रकार के राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक बात और सुनिए कि जो बरखान है ना वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ही बताया मैंने आपको ऐसे। अब इसके बीच की, यानी ये हो गया आधा चंद्रमा, और इसके बीच में जो जगह हो गई ना, इसके बीच में, इस जगह क्या बोलेंगे, गारो। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गारो कहते हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि देखिए जो पश्चिमी मरुस्थल है ना, यहां से लेकर के यहां से यहां तक का जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल, ये तो सूखा है, इसे शुष्क बोलते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये ऐसे, ये ऊपर वाला और इधर ऐसे। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें सबसे पहले, अगर हम यहां से नंबर 1 से शुरू कर लेते हैं, यहां लिखा हुआ है बांगड़ प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र भी इसे बोलते हैं। तो देखिए बांगड़ प्रदेश में चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी पूरा आ गया। नागौर का क्षेत्र इसके अंदर कुछ हद तक है, थोड़ा सा जो शेखावाटी बेल्ट से जुड़ा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो अंतः प्रवाह है। जैसे हम शेखावाटी से नागौर की तरफ जाते हैं, इधर इस साइड में नागौर की तरफ, तो इसमें अंतः प्रवाह इतना ज्यादा है कि साधारणतः जमीन को खोद करके, और यहां थोड़ा सा जमीन खोदते हैं और खोदते ही पानी आता है। अब पानी आते ही क्या, पानी आ गया तो कुआं हो गया ना, निश्चित रूप से पानी आ गया तो क्या है, कुआं है। अब उस कुएं को वहां के लोग जोहड़ बोलते हैं। अब निश्चित रूप से थोड़ा सा खोदा हुआ पानी क्या है, जोहड़ ही है, बहुत गहरा कुआं तो नहीं है, तो उसे वहां की लोकल भाषा में क्या बोल देते हैं, जोहड़। अब वहां पर देखो है तो ये विशेष रूप से कहाँ, ये नागौर वाला, तो इस तरह सीकर से लेकर नागौर की तरफ जाते हैं तो उस हिस्से में है ज्यादातर। तो लेकिन फिर भी ये शेखावाटी में ही पूरी तरह काउंट कर लिया जाता है। तो एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लिया गया, राजस्थान पुलिस में आया था ये प्रश्न, क्या
कि शेखावाटी के अंदर जो छोटे या कम गहरे कुएं जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जोहड़ कहते हैं। ठीक है ना, साधारण सी कोई मतलब अगर वास्तव में अगर मैं बताऊं ना, शेखावाटी अंचल के रहने वाले 50% लोग भी नहीं जानते थे उस समय इस बात को। ठीक है ना, अब तो किताबों में आ गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में ऐसा नहीं कहते, कुछ ही क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, शेखावाटी अंतः प्रवाह का जो क्षेत्र है उसमें कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, और घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, बीड़ कहते हैं। ये ध्यान रखना, बीड़ और बीहड़ में अंतर है, ये ध्यान रखना। शेखावाटी में जो घास के मैदानों ने बीड़ कहते हैं, और सवाई माधोपुर में जो चंबल की घाटी के अंदर जो है ना, वहां पर जो दुनिया भर के जो जंगल है उन जंगलों को बीहड़ कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। घग्गर का मैदान, तो निश्चित रूप से घग्गर का मैदान ये है ही, घग्गर नदी का मैदान है तो घग्गर का मैदान होगा। ये भी किस में आएगा, ये भी जो क्षेत्र है ये किस में आएगा, ये आएगा एक तरह से अर्ध शुष्क में, क्योंकि घग्गर नदी आ गई, और घग्गर नदी है तो सूखा तो पूरा नहीं हो सकता, ये आधा सूखा है, तो अर्ध शुष्क में ही हम इसे काउंट कर लेंगे। फिर दूसरा जो है घग्गर का हो गया, पहला हो गया अपना शेखावाटी, दूसरा घग्गर। अब तीसरा आता है नागौरी उच्च भूमि। अब यहाँ ही बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है। नागौर जो है ना, इस नागौर की भूमि भी उठी हुई है, तो इसलिए इसे नागौरी उच्च भूमि भी कहते हैं। दूसरी बात इसमें एक इंटरेस्टिंग और भी है, क्या, इसे कुबड़पट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब इसके भी दो रीजन बताए जाते हैं। एक तो ये नागौरी उच्च भूमि है, मतलब उठी हुई है, राजस्थान के अंदर ये ऐसी भूमि है जो थोड़ी औसतन अन्य राज्यों से यानी अन्य जो जिले हैं उनसे थोड़ी सी क्या है, ऊपर उठी हुई है। तो एक तो बेसिक कारण तो ये है, लेकिन साथ ही एक इंटरेस्टिंग रीजन और बताया जाता है, और वो ये है कि अजमेर से नागौर के बीच के अंदर जो है ना, यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है। कैसा पानी है, फ्लोराइड युक्त। और उस फ्लोराइड युक्त पानी को पीने से जो है वो जो सामान्य जो जन है उनकी कुबड़ निकल जाती है। ठीक है ना, कमर जो है वो बाहर निकल जाती है, कुबड़ निकल जाती है, इसलिए भी इसे कुबड़ पट्टी कहते हैं। तो अब दोनों ही एक भौगोलिक रीजन है और एक चलाऊ रीजन है। अब आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें क्या है। ठीक है, तो ये दोनों ही किताबों में लिखे हुए हैं। दूसरा, आगे हम चलते हैं, गोडवाड़ प्रदेश या लूणी बेसिन। ये बड़ा ध्यान रखने की चीज है। देखिए, गोडवाड़ प्रदेश मुख्य रूप से तो क्या है कि ये जो पाली है ना, इस पाली का जो नाली इलाका है, तो नाली पाली से लेकर के और आहोर जालोर तक, जालोर का एक क्षेत्र है आहोर, तो नाली पाली से आहोर जालोर तक का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से तो ये है गोडवाड़। ठीक है, लेकिन बहुत से जो भूगोलवेत्ता हैं वो ये मानते हैं कि जो लूणी नदी है ना, अजमेर से निकलती है, ये पूरी जो है वो जहाँ जहाँ बहती है, इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ यहाँ से निकलेगी और इस पूरे एरिया में जहाँ जहाँ बहती है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता है, ये हिस्सा पूरा का पूरा जो है वो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है, और इसे जो है वो लूणी बेसिन के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो ठीक है, हम इस बात को भी स्वीकार कर लेते हैं। मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा, आहोर जालोर से नाली पाली तक का क्षेत्र जो है वो गोडवाड़ कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगली एक महत्वपूर्ण चीज है फ्री एटोफाइट। ये बड़ा ही एक कंसेप्ट है। फ्री यानी एकदम फ्री, और एटोफाइट यानी पूरी बिना फाइट की जाती है। अब क्या चीज है, देखिए इस रेगिस्तान में क्या है कि यहाँ पर मिट्टी के कण है मोटे, और मोटे मिट्टी के कण होने के कारण से क्या है कि काफी जगह है, और जगह होने से जब जैसे किसी पेड़ की जड़ जो होती है ना, वो जड़ आसानी से धरती की तरफ चली जाती है। क्यों, क्योंकि मिट्टी कठोर नहीं है, मोटे कण है तो कठोर मिट्टी नहीं है, खुली मिट्टी है, तो निश्चित रूप से जड़ क्या जाएगी, ज्यादा गहराई पे जाएगी। और कई कई जड़ें तो जो है वो 20 से 30 फीट की गहराई तक चली जाती है, जिससे मूसला जड़ के नाम से कहते हैं। ऐसी भी जड़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद आती है प्लाया झील। प्लाया झील क्या है, प्लाया झील की जब हम बात करें तो ये खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं इन्हें प्लाया झील कहते हैं। ये धरती पर कहीं भी हो, सभी जगह खारे पानी की जो बड़ी झीलें होती हैं उन्हें प्लाया झील कहते हैं। और राजस्थान के जो रेगिस्तानी क्षेत्र में भी ऐसी कई झीलें हैं, और मैंने भी बताया आपको राजस्थान 33 सागर का हिस्सा है, जहां भी खड्डा रह गया वहां जो झील बनी वो झील खारे पानी की बनी, बड़ी बनी, और इसलिए वो झील क्या हो गई, प्लाया झील के रूप में डेवलप हो गई। तो दोस्तों इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो थी, अब यहां एक बात और समझनी थी, उसको ध्यान से देखिएगा, वो ये कि इसमें शुष्क और अर्धशुष्क का जो कंसेप्ट है वो कितना है। देखिए 25 सेंटीमीटर तक तो क्या है, ये है शुष्क, और 25 से 50 अर्धशुष्क। और दूसरी बड़ी बात, इसका जो क्षेत्रफल और जनसंख्या है, ध्यान से सुनना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रह गई, और वो ये
कि 61.11% जो है ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। और उस पे जो जनसंख्या है वो कितनी परसेंट रहती है, 40% जनसंख्या निवास करती है। ये एक फैक्टर आपको याद यहीं पे रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। 61% क्षेत्रफल पर 40% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें 0.11 भी याद रखना भाई, एक बार एक एग्जाम में 61 भी दे दिया और 61.11 भी दे दिया, क्योंकि जमीन तो जमीन है, ठीक है, इसलिए ये बात ध्यान रखनी है। साथ ही एक चीज और इसमें ऐड रख सकते हैं कि इसमें लगभग 12 जिले इसमें काउंटेबल होते हैं। इसमें जिलों की संख्या कितनी है, 12 जिले, ठीक है ना, जिलों की संख्या कितनी इसमें 12 है, ठीक है। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। तो ये था दोस्तों आज का एक कंसेप्ट, जिसके अंदर हमने पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र को जाना। आगे हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे, आप लगातार बने रहिए। जो भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हो, कुछ प्रश्न पूछने हो, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करें, प्रश्न पूछिए। जितने प्रश्न पूछोगे उतना ही मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मैं आपको अधिक से अधिक उस प्रश्न के बारे में डिस्कस करके बता पाऊंगा। जल्द ही हम अगले संडे से एक विशेष चीज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से सुन लीजिए। वो ये कि इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आज तक आए हैं, उन सब क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कि इन जो है वो लेसन में से ये क्वेश्चन थे और आगे इस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है। पूरी तरह से हम इसको साथ लेके चलेंगे, फुल डिस्कस के साथ चलेंगे। बस आपको काम इतना करना है कि अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर मत कीजिए। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा शेयर करने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ने वाले ही विद्यार्थी मुझे चाहिए। चलिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।